नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्जाम को देखते हुए लगातार हम आपको पिछले सालों के पेपर करा रहे हैं। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी जो आपका पिछले बार पेपर संपन्न हुआ था उस पेपर की आज हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इस सेट में रीजनिंग के लगभग 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए प्रयास करिए कि आप इन 28 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ये हमारा रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग सीरीज का 10वां वीडियो है। इसके पहले भी हमने आपको इसी प्रकार के 9 वीडियोज कराए हैं, उन्हें आप लोग प्ले में जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ को रेलवे ग्रुप डी की भी रीजनिंग करा रहे हैं और एनटीपीसी से BT1 की भी जो नई वाली रीजनिंग है, हम आपको दोनों प्रकार की रीजनिंग करा रहे हैं। आप लोग प्ले में जाकर के वहाँ पर से सारे वीडियोज को देख सकते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में देखिए लिखा गया है कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, और निष्कर्ष में ये दो बातें लिखी गई हैं। आपको बताना है इन दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष आपको तर्क संगत लग रहा है। चलिए एक बार आप लोग प्रयास कर सकते हैं। देखिए पहले निष्कर्ष में लिखा गया कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, दूसरे में लिखा गया कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं। तो कथन के अनुसार इसने कहा है कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। देखिए स्वर्ग आप किसको कहते हैं? जो स्थान सबसे अच्छा होता है, सबसे सुंदर स्थान होता है, उसी को तो आप स्वर्ग कहते हैं। इसलिए कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, तभी तो उसको स्वर्ग कहा गया है। यही कथन जो है कथन में झलक रहा है, इसलिए निष्कर्ष प्रथम जो है वो तर्क संगत होगा। कश्मीरी लोगों के बारे में कथन में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, इसलिए हम दूसरे वाले निष्कर्ष को नहीं सही करेंगे, पहले वाला ही तर्क संगत लगेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है उपयुक्त आकृति को घुमाने पर निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति आपको प्राप्त होगी। अब जैसे ये वाली आकृति है, अगर आप इसको किसी प्रकार से घुमाएं और इन 4 ऑप्शन में से आप देखने का प्रयास करिएगा कि कौन सी आकृति सामने नजर आएगी। चलिए प्रयास करिए। देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि ये जो आपको यहाँ पर डॉट डॉट लाइनें दिख रही हैं, इसका उपयोग आप करके देख सकते हैं कि इस स्थान पर ये घुमाने पर क्या इन चारों ऑप्शन में से किस स्थान पर आ सकता है। अगर आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर 2 बार घुमाएंगे 90 डिग्री पर, तो डी वाला ऑप्शन जो है ये डॉट डॉट लाइन जो है घूम करके यहाँ पर आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि डी वाली आकृति जो है यही बन सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से। 2 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो डी वाली डायरेक्शन जो है वो बन जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। देखिए अगर आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन तर्क, ये सारे क्वेश्चन पे आपको कमांड करके चलनी होगी। 7 से 8 क्वेश्चन आपके एक ही सेट में रीजनिंग के देखने को ये मिलते हैं। देखिए कथन में लिखा गया है कुछ क्रिकेट चांदी हैं और सभी चांदी धातु हैं। तो निष्कर्ष आपको बताना है, और जितने मैं आपको रीजनिंग का सेट कराता हूँ उसमें आपको अच्छी तरह से कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को समझा करके चलता हूँ कि आने वाले एग्जाम में आपसे किसी प्रकार की गलती ना हो। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे अच्छा होता है कि वेन डायग्राम बना लीजिए, उससे आपको काफ़ी बातें जो हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया कुछ टिकट चांदी हैं, तो यहाँ पर से जितना रफली हो सकता है आसानी तरीके से बनाइए। जरूरी नहीं है कि टिकट को आप इंग्लिश में लिखें, जितनी जल्दी आप हो सकता है शॉर्टकट में आपको बनाना है और समझना है। देखिए कुछ टिकट चांदी हैं, तो जो वेन डायग्राम में हम लोग चांदी को सिल्वर कर देते हैं, SI कर देते हैं। तो देखिए कुछ हमने अटैच कर दिया टिकट और चांदी को। इसके बाद दूसरा कह रहा है सभी चांदी धातु हैं, तो सभी जो चांदी का गोला होगा इसको हम धातु के अंदर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कर दिया। अभी निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलता है। कुछ चांदी टिकट हैं। देखिए कुछ चांदी जो हैं वो टिकट है, बिल्कुल सही है। पहले कथन में कहा गया कुछ टिकट चांदी हैं, तो निष्कर्ष में ये निकल सकता है कुछ चांदी टिकट है। ये दोनों बातें तो सेम हो गई, इसलिए सही ऑप्शन पहला वाला भी है निष्कर्ष जो है। इसके बाद कुछ धातुएं टिकट हैं, कुछ धातुएं टिकट हैं, बिल्कुल सही है। आप वेन डायग्राम में देख सकते हैं कुछ जो धातु का गोला है वो टिकट के अंदर तक आ रहा है, तो दोनों ही बातें सही हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन निकल आता है। दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो अनुसरण करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न और कथन से फिर से क्वेश्चन आया है। प्रश्न में लिखा गया क्या मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिरदर्द होता है? ये आपसे पूछा गया है। आप अनुभव भी करते होंगे कि मोबाइल आप काफ़ी देर तक चलाएंगे तो आपके सर में और आंख में दर्द होने लगता है। अब कथन में देखिए क्या लिखा गया है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक उत्तेजन से सिरदर्द होता है। दूसरा,
मोबाइल को देखने से आंखों में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे पीयूष ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है। अब जब पीयूष ग्रंथि उत्तेजित हो जाएगी तो सरदर्द होगा। मतलब दोनों बातें निकल करके आ रही हैं। अगर आप मोबाइल ज़्यादा चलाएंगे या फिर टीवी ज़्यादा देखेंगे, हर बात जो है वो आंखों पर डिपेंड करती है। तनाव अगर आंखों पर होगा तो पीयूष ग्रंथि उत्तेजित होगी, अगर ये उत्तेजित होगी तो सरदर्द होगा। इसका मतलब है कि एक और दोनों एक साथ पर्याप्त होंगे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ गए आप? लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न और कथन से फिर से क्वेश्चन आया है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको सारे एक ही सेट के क्वेश्चन करा रहा हूं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक ही प्रकार के 2-2, 3-3 क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न में कहा गया है ABCD के बीच सबसे कम उम्र का कौन है। ठीक है, अब आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन दोनों कथनों की सहायता लेनी है कि आप इन दोनों कथनों में से किससे इस प्रश्न का उत्तर को निकाल सकते हैं। अब आपको देखिए सबसे कम उम्र का निकालना है, तो सबसे कम उम्र के निकालने के लिए हम लोग पहले कथन को पढ़ते हैं। ए जो है D और B से बड़ा है, मतलब A जो है वो बड़ा है D और B से। ठीक है, और C जो है A से बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा जो है वो C है। सबसे बड़ा आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप सबसे छोटा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि D और B के बारे में आपको ये नहीं बताया गया कि D और B में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अगर बता दिया जाता तो आप तुरंत बता देते हैं कि सबसे कम कौन है। ठीक है, तो इन दोनों कथनों में से आप प्रश्न के उत्तर को नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए दोनों कथन जो हैं वो पर्याप्त नहीं है। अगर ये बड़ा पूछता सबसे बड़ा उम्र में, तब तो हम बता ले जाते हैं, लेकिन छोटा पूछा है तो कैसे बता पाएंगे? जब निश्चित नहीं किया है D और B में कौन बड़ा है तो हम कैसे बता पाएंगे? छठवां क्वेश्चन है, देखिए संबंध से क्वेश्चन आया है। वाणी स्वाति की माँ है, स्वाति का इकलौता बेटा वाणी से किस प्रकार संबंधित है? अगर आप रिलेशन को नहीं लगा पाते हैं सीधे देख करके, तो आप डायग्राम बना करके प्रयास कर सकते हैं, वो काफ़ी इजी होता है। ठीक है, जैसे कह रहे हैं वाणी जो है वो स्वाति की माँ है, तो वाणी को हम ऊपर रखेंगे। वाणी जो है स्वाति की माँ है तो स्वाति को नीचे रखेंगे। ठीक है, एक जनरेशन नीचे रखेंगे। माँ है इसका मतलब नेगेटिव, फीमेल होगी तो नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद क्या करें, स्वाति का इकलौता बेटा। अब स्वाति का बेटा होगा, एक जनरेशन और नीचे जाएंगे। वाणी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए इसका जो बेटा होगा मतलब कि इसकी नानी लगेगी। ठीक है, ये नानी लगेगी तो इसका बेटा क्या लगेगा, इसका नाती लगेगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। स्वाति का इकलौता बेटा वाणी से किस प्रकार संबंधित है? स्वाति की माँ है वाणी, तो ये नानी लगेगी और ये नाती लगेगा। समझ गए आप संबंध? इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको असंगत की पहचान करनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असंगत आप देख करके बताइए। देखिए यहाँ पर आप 3 निशान देख रहे हैं, ये डॉलर का निशान है, ये यूरो का निशान है, ये जापानी येन है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का निशान है। तो यहाँ पर जितने आपको देखे गए हैं ये करेंसी किसी न किसी प्रकार से सिंबल हैं, जबकि प्लस तो एक साइन है, तो यहाँ पर बाकी करेंसी हैं और प्लस आपको अलग दिख रहा होगा, तो डी वाला ऑप्शन असंगत होगा। देखिए 8वां क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में आपको अगला पद ज्ञात करना है। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको सबसे पहले एक बार प्रयास करना है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को करना, और आप कितना समय देते हैं ये भी डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर और आपकी प्रैक्टिस पर। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी तेज़ी से आप इसे लगा पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप पहले लेटर को देख रहे होंगे, सी के बाद डी हो रहा है, तो डी के बाद ई होना चाहिए, लेकिन एफ हो गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी से डी में पहले 1 की बढ़ोतरी हुई है, और फिर डी से एफ में 2 की बढ़ोतरी हुई है, और एफ से आई में 3 की बढ़ोतरी हुई है। तो नेक्स्ट जो पद होगा उसमें 4 बढ़ेगा। आई के बाद अगर आप 4 बढ़ाएंगे तो जे के एल एम आएगा। एम से देखिए तो 3 ऑप्शन में है, स्टार्टिंग है, तो यहाँ से तो काम चलेगा नहीं, आपका वाई वाला ही मिलाना पड़ेगा। वाई से वी हो रहा है, वाई होता है हमारा 25वें स्थान पर और वी होता है 22वें स्थान पर, मतलब 3 कम हुआ। वी के बाद में आर हो रहा है, वी के बाद में अगर आप आर को देखेंगे, आर होता है 18वें स्थान पर। पहले 3 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, इसके बाद 5 कम होगा, तो अभी 6 कम करेंगे आप। एम होता है 13वें स्थान पर, अगर आप 6 कम करेंगे इसे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जी मिलेगा, और जी का स्थान जो होता है वो 7वां होता है। 7 6 13 होता है ना, इसलिए 7 कम करेंगे तो एम जी वाला ऑप्शन जो होगा
वो सही ऑप्शन होगा। तो कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है इसको आपको ध्यान देना है, कितना आगे बढ़ रही है, प्लस से बढ़ रही है या फिर माइनस से, बस इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला पद ज्ञात करना है। जैसे कि सीरीज को देखिए 2 पद पहले दिए गए हैं, 2 पद बाद में, तो बीच वाला पद आपको ज्ञात करना है। चलिए प्रयास कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए पहले आप इस सीरीज में ध्यान करके देख लीजिएगा, यहाँ पर 100 है, 81 है, 49 है, 36 है। तो यहाँ पर से आपको अंदेशा हो जाएगा किसी न किसी प्रकार से ये वर्ग से संबंधित हैं। 10 का वर्ग होता है 100, 9 का वर्ग होता है 81, मतलब 10 के बाद 9 आया है तो 9 के बाद 8 आना चाहिए, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 के बाद देखिए 7 आया है, फिर 6 का स्क्वायर आया है, मतलब 64 वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। लेकिन इसमें तो 2 दिए गए हैं, अब आपको मिलाना पड़ेगा अल्फ़ाबेट की भी सीरीज को। n होता है 14 नंबर पर, 14 से अगर आप 3 कम करेंगे तो k आपको मिलेगा 11 नंबर पर। 11 से अगर आप 3 कम करेंगे तो यहाँ पर h आपको मिलना चाहिए, h जो होता है 8वें स्थान पर होता है, तो h 64 जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। इसके बाद h से 3 कम करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में e होता है, फिर 5 से कम करेंगे 3 तो b आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि सीरीज में कैसे आगे बढ़ रही है। ठीक है, कहीं कहीं पर 64 सही हो जाता है, 64 निकाल लिया तो बाकी ऑप्शन में अगर 64 एक ही ऑप्शन में होता तो हम लोग करके आगे चले जाते हैं, लेकिन अब दोनों मिलाने पड़ेंगे तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 10वां क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न और तर्क से क्वेश्चन आया है। प्रश्न में आपको ध्यान देना है, क्या भारत में दूरस्थ शिक्षा मतलब जो डिस्टेंस एजुकेशन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तर्क में देखिए 2 तर्क आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा तर्क आपको मजबूत लग रहा है। हाँ, केवल शिक्षकों और छात्रों के बीच संपर्क से ही छात्र के व्यक्तित्व में सुधार होगा। दूसरे में लिखा गया नहीं, सभी छात्र नियमित शिक्षा या फिर रेगुलर एजुकेशन के लिए शुल्क अदा नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आप लोग डिस्टेंस एजुकेशन नहीं जानते होंगे कुछ लोग, तो थोड़ा सा आप लोग के लिए बता देते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा होती है, दूर बैठे स्थान पर भी आपको शिक्षा मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, जैसे आप एक बार में फीस जमा कर दीजिए। आप जैसे कोई सरकारी कर्मचारी भी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, आपके पास समय नहीं है कि आप स्कूल जा करके पढ़ सके। देखिए रेगुलर में क्या होता है, आपको पर डे स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन डिस्टेंस में क्या होता है कि आप दूर बैठे हैं लेकिन एडमिशन ले लीजिए, आपको किताबें घर में उपलब्ध करा दी जाएंगी, जितनी फीस लगेगी आपको किताबें घर में मिल जाएंगी। आपके पास जितना समय है उसको शाम सुबह पढ़ करके आप एक बार साल में एग्जाम दीजिए, दूसरे साल कर दीजिए, तो आपका बीए हो जाएगा, एमए हो जाएगा, बीएड हो जाएगा। जो भी आप करना चाहते हैं आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आप घर पर ही किताबें पढ़ करके उसे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती दूरस्थ शिक्षा। इसका लक्ष्य ये होता है कि कोई भी हमारा जो कैंडिडेट है उसको डिग्री मिल सके और वो शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इसका तर्क पहला भी सही है, ये कहना ये चाह रहा है कि छात्र के व्यक्तित्व में सुधार नहीं होता है, ये भी बात सही है। देखिए छात्र स्कूल जाता है तो सभी लोगों से मिलता है, उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। आप बात करेंगे, कंपटीशन में भाग लेंगे, सभी से अच्छा बेहतर बनने की प्रयास करेंगे तो आपका व्यक्तित्व सुधरेगा, आपकी बोलचाल की क्षमता भी सुधरेगी। तो तर्क पहला भी सही है। आप इसे बंद नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि नियमित शिक्षा हर कोई नहीं ले सकता है। नियमित शिक्षा लेंगे तो आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, पर डे स्कूल जाना पड़ेगा, उसकी अलग से फीस देनी पड़ेगी, आप दूर से आ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें के लिए ही, इस सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बाद में डिस्टेंस एजुकेशन लाई गई थी कि जो लोग शुल्क अदा नहीं कर पाते हैं, रेगुलर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो लोग डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त करें। तो दोनों ही तर्क जो हैं वो मजबूत हैं अपने अपने स्थान पर। ठीक है, तो तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही मजबूत हैं दूरस्थ शिक्षा के बारे में। 11 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों में से विषम की आपको पहचान करनी है। अब देखिए विषम में ABCD ऐसे भी आपको सरल क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप 2 सेकंड में इसे सही करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने ए ऑप्शन में देखा 1 2 3 4 यहाँ पर गोले हैं, बी में भी 4 गोले हैं, सी में देखिए 3 गोले हैं, तो यही विषम हो गया। सी वाले को सही करिए, आगे बढ़ जाइए। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके सिर्फ नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन कंपटीशन इन क्वेश्चनों में नहीं है, कंपटीशन तो उन क्वेश्चनों में है जो कोई नहीं लगा पाएगा और आप ही लगा पाएंगे, तब तो आप इतने करोड़ों बच्चों में से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वे सिर्फ आपके नंबर बढ़ाने का काम करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। मेरे अनुसार जो है इसमें 4 ऑप्शन में से आपको उत्तर प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, फिर भी आप लोग करने का प्रयास करिए, हम भी आपको बताएंगे
कहाँ पर गलती की है इसने, एक्स वाई की बहन है, एक्स जेड की पत्नी है, वाई एम की दूसरी बेटी है, तो वाई का जेड से क्या रिलेशन होगा। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं इसे। एक्स जो है वो बहन है वाई की, ठीक है, एक्स बहन है, इसका मतलब ये फीमेल है, माइनस लगा देंगे। एक्स जो है जेड की पत्नी है, मतलब इसकी शादी होगी जेड के साथ में, तभी तो पत्नी है, ये प्लस कर देंगे। इसके बाद वाई जो है एम की दूसरी बेटी है, वाई एम की दूसरी बेटी है, तो वाई अगर बेटी है तो माइनस लगा देंगे। एक पहले इसकी बेटी थी, एक्स भी इसकी बेटी है एम की, और वाई भी इसकी बेटी है, दूसरी बेटी है, इसका मतलब दो बेटियां हैं इसके पास। वाई जेड की क्या लगेगी, वाई जेड की क्या लगेगी, तो यहां पर देखिए वाई लगेगी साली, और साली ऑप्शन में नहीं दिया गया है। भाई पत्नी की जो बहन होती है वो साली तो लगती है ना, इसने ननद सही किया है। ननद तो वो होती है, मान लीजिए पति की जो बहन होती है वो पत्नी की ननद लगती है, तो इस हिसाब से यहाँ पर साली सही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। एक बार आप लोग करने का प्रयास करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, वायलिन वादक, गायक, नृत्यक और तैराक। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि तीन संगीत से संबंधित हैं, वायलिन वादक, गायक और नृत्यक। तैराक किसी प्रकार से भी संगीत से संबंधित नहीं है, इसलिए अलग कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको जहाँ पर लेटर लिखे गए हैं उनके स्थान पर आपको चिन्ह को रखना है। एल का अर्थ प्लस है, एम का अर्थ माइनस है, एन का अर्थ मल्टीपल है और पी का अर्थ भाग है। तो इस समीकरण पर आप भी रखिए और हम भी जल्दी से इसका उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। 28 है, देखिए एन के स्थान पर आपको मल्टीपल रखना है, ठीक है। इसके बाद आप रखना स्टार्ट करिए, हम भी रखते हैं, लिखा तो हुआ ही है, बस आपको जल्दी से इसको रख देना है। इसके बाद सबसे पहले आपको भाग के निशान पर बोर्ड मास के नियम लगा करके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये निकल कर आएगा 10 निकल कर आएगा, 50 में 5 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, -4। इसके बाद आपको मल्टीपल करना है, 28 में 5 से मल्टीपल करेंगे तो 140 आ जाएगा, 140 और 10, 150 में से 4 जाएंगे तो 146 आ जाएगा। तो जितना तेज आपका कैलकुलेशन होगा उतनी जल्दी आप सवाल को लगा सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये भी समन से क्वेश्चन आया है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। यदि एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, डब्ल्यू जेड के पिता हैं, तो जेड की बहन एक्स के रिश्ते में क्या लगेगी। चलिए इसे ही बनाते हैं। देखिए एक्स जो है वाई की बहन है, उसी प्रकार से है एक्स जो है वाई की बहन है। अब क्या कह रहा है, जेड वाई की माँ है, तो दोनों की माँ होगी जेड। डब्लू जो है जेड के पिता हैं, एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे, डब्लू पिता हो जाएंगे जेड के। इसके बाद तो जेड की बहन, मान लीजिए जेड की बहन कोई होगी, वो एक्स की रिश्ते में क्या लगेगी, तो जेड की बहन क्या लगेगी एक्स की, तो आपकी माता जी की बहन क्या लगती हैं, आपकी मौसी लगती हैं, तो जेड की बहन एक्स की मौसी लगेंगी, मौसी, ठीक है। अभी देखिए ऑप्शन में मौसी नहीं दिया गया। रेलवे ऐसी गलतियां हर क्वेश्चन में करता है, क्योंकि रेलवे के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किए जाते हैं, जिसमें ऑप्शन में ये गलतियां हो जाती हैं। जैसे मौसी को इंग्लिश में कहते हैं आंटी, तो चाची और मामी वाला ऑप्शन इसने सही कर दिया है, क्योंकि इनको भी आंटी कहते हैं। अब इसमें देखिए जहां पर इसने पिछले वाले ऑप्शन पर ननद सिर्फ लिख दिया था, अब की बार इसने सही लिखा है कि अगर आप ननद को मान रहे हैं तो साली भी एक तरह से निकल रहा है, तो वहां पर अगर इसे डैश करके ननद के बगल में साली लिख देता तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होता। तो अब देखिए ननद और साली का इसने कंबाइन में ऑप्शन दिया है, तो वहां पर अगर देता तो वो भी सही हो जाता। अब यहाँ पर मौसी हटा लिया है और चाची मामी सही कर दिया है, तो कम से कम मौसी तो रखिए। अगर आप चाची मामी कह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जो मेन रिश्ता है उसको तो रखने का प्रयास करना पड़ेगा रेलवे को। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक आकृति आपको दिखाई जा रही है। अगर ये कह रहा है कि दाईं ओर जो है दर्पण रख दिया जाए, इसके दाईं ओर अगर आप दर्पण रख दीजिए तो ये कैसी संरचना बनेगी ये आपको बताना है, दर्पण छवि आपको बतानी है। थोड़ा जूम करते हैं स्पष्ट देखने के लिए आपको। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आप डी वाले ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो इसकी ये दर्पण छवि है, ठीक है। अब दर्पण में जैसे दिखता है वैसे आपको पलटा करके इसको देखना पड़ेगा।
अब इसको तो दर्पण के लिए आपको 4 ऑप्शन को गौर से देखेंगे तभी आप इसको सही कर पाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब आप देखिए 63 यहाँ पर देख रहे हैं, 63 को आप सीधे सीधे क्या करिए कि 7 से भाग कर दीजिए। 7 से भाग करेंगे तो 7 9 63, मतलब 9 बार में पूरा डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब जो आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद भी सोमवार पड़ेगा। सही ऑप्शन पहला वाला होगा। ठीक है, समझ गए आप? जैसे कि आप सोमवार आज है तो जोड़ने का प्रयास करिए, अगले दिन मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, तो 7वें दिन सोमवार पड़ रहा है। तो 63 जब डिवाइड हो गया 7 से तो मतलब 9 बार इसी प्रकार से सोमवार पड़ेगा और 63 दिन बाद सोमवार आएगा। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, कथन और तर्क से क्वेश्चन आया है। कथन पर आपको ध्यान देना है। 10 PM मतलब 10 बजे रात के बाद आवासीय इलाकों, भारी और लाउड म्यूजिक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मतलब 10 बजे रात के बाद जो है वो ज़्यादा जो म्यूजिक चलाते हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तर्क में आप किसे सही करेंगे, हाँ को या नहीं को? चलिए सबसे पहले एक बार आप प्रयास कर सकते हैं, इसके बाद देखिएगा। इसमें आप हाँ में देखिए क्या दिया गया है, यह बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण पैदा करता है, बूढ़े लोग और साथ ही बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। ये तो आप सही करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ध्वनि के बारे में अगर बात किया है, प्रदूषण के बारे में, तो जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं उसको आप सही जरूर करेंगे। नहीं, प्रतिबंध कोई हल नहीं है, दूसरों को उसके मनोरंजन का आनंद लेने की अनुमति देनी चाहिए। भाई अगर आपको मनोरंजन करना है तो दिन में जितना करना है कर लीजिए, रात तो सोने के लिए बनी है ना। अगर आप नहीं सो रहे हैं तो दूसरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? इसलिए जो तर्क है यही पहला जो है वो तर्क संगत है और दूसरे सशक्त नहीं मान सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल पहला वाला ही तर्क जो है वो सशक्त है, दूसरे वाले को आप नहीं मान सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या गिननी है। ठीक है, अभी ये आकृति है, इसको ध्यान से देख लीजिए। पहले ऑप्शन देख लीजिए क्योंकि ऑप्शन इसमें नीचे दिए गए हैं। अगर इस प्रकार से पूरी आकृति आपको दिखाएंगे तो फिर ऑप्शन नहीं दिख पाएंगे। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, 12, 14, 15 और 13 हैं। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा भी कि नेक्स्ट वाले जब भी सवाल इस प्रकार से बनेगा तभी आप उत्तर को तो सही दे पाएंगे। इस प्रकार के त्रिभुजों में अगर आपको गिनना है, वैसे तो आप सिंपल तरीके से इसमें गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4 करके, लेकिन जो ट्रिक होती है उसको तो भी आपको देखना पड़ेगा। इसमें जितने त्रिभुज बन रहे हैं सीधे सीधे पहले आप उनको गिन लीजिए। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपने त्रिभुज इसके सीधे सीधे गिन लिए। अब क्या करिए, 9 गुणे 2 माइनस 5 कर लीजिए। 9 दूनी 18, 18 में से 5 जाएंगे 13, तो इसमें टोटल 13 त्रिभुज बनेंगे। इसी प्रकार से अगर और बड़ा कर दें, 10 आ जाए यहाँ पर गिनने में, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 2 गुना करके -5 कर देंगे, उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इसमें तो आप गिन ले जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े सवालों में आप नहीं गिन पाएंगे, वहाँ पर आपको फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न चित्र श्रृंखला में जो संबंध नहीं रखता है उसका आपको चुनाव करना है। आसान सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपका नंबर बढ़ाएगा, समय वेस्ट नहीं करना है। इसमें 4 देखिए चित्र आपको दे रखा है, 1, 2, 3, 4, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसमें 2 ही दे रखा है, तो इसको टिक करिए। बाकी आप ये नहीं देखिए कि इसमें 1 डार्क है, इसमें 4 डार्क है। पहले आप 4 को पूरा तो करिए, डी वाले में 4 को तो पूरा ही नहीं किया इसने, तो हम क्या तुलना करेंगे? डी वाले ऑप्शन जो है वह संगत है, हर प्रकार से असंगत है। 21 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से आपको विषम का चुनाव करना है। शीशा है, छड़ी है, ब्लेड है, चम्मच है। चलिए अलग कौन सा आपको लग रहा है? देखिए घड़ी जो है इसका भी आप उपयोग करते हैं समय देखने के लिए, ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए, चम्मच का उपयोग करते हैं खाने पीने की वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए। शीशा का प्रयोग आप क्या करेंगे? भाई शीशा से पहले आप कोई वस्तु तो बनाइए, शीशा से आप दर्पण बनाइए, मेज बनाइए, तब तो तुलना करेंगे। अभी शीशा को आप कैसे डिसाइड करेंगे? शीशा से आप करेंगे क्या? शीशा कोई भी उपयोग की वस्तु नहीं है, पहले आप बनाने का प्रयास करिए कि इससे बनाना क्या चाहते हैं उपयोगी वस्तु। तो अलग कौन सा है यहाँ पर? पहला वाला ऑप्शन जो है अलग ऑप्शन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, समर्थ जो है साधन का भाई है। ठीक है, साधन की माँ के भाई का समर्थ से क्या रिलेशन होगा? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। भाई अपने को आप समर्थ मान लीजिए, आपका कोई भाई है, उसके बारे में
कहा गया है कि साधन की माँ मतलब आपकी जो माँ है उसके भाई आपके क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। आसान सा है, इससे बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, साधारण सा क्वेश्चन है। भाई माँ के भाई आपके क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए प्रश्न आकृति है, ये विकल्प आकृति है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगी, इसका आपको चुनाव करना। ये काफ़ी देखने में डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, इसको आपको बड़े गौर से देखना होता है। अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इसे घुमाने का प्रयास करिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो तीर के निशान जो हैं, पहले एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट वाली आकृति में ये जो पहला स्थान था इसका चेंज करके इसे दूसरे स्थान पर कर दिया गया, और तीर का निशान पहले अंदर की ओर थे, आप देख रहे हैं, अभी ये बाहर की ओर कर दिए गए हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इससे जितने भी अंदर आकृतियां हैं उनको क्लॉकवाइज घुमाते जाइए एक एक स्थान पर। अब और भी आपको ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज तो आप घुमा रहे हैं, उनका अपोजिट भी करना है। जैसे कि ये दूसरे स्थान पर थी, अभी जब तीसरे स्थान पर ये आई है आकृति, तो पहले यहाँ पर यूरो का निशान पहले था, अभी यूरो का निशान बाद में, और ओम का निशान पहले, यूरो का निशान बाद में कर दिया गया है। ध्यान दे रहे हैं आप आकृति पर। इसी प्रकार से अगर आप तीसरे से चौथे बनाएंगे तो यहाँ पर जो आकृति है यूरो और ओम की, तो पहले ओम आएगा पहले स्थान पर। यहाँ पर अगर हम इस स्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर ओम का आकृति आएगी और फिर यूरो की आएगी। इस प्रकार से पहला स्थान बनेगा। तो ए बी सी डी में से सी और डी वाले ऑप्शन में पहले स्थान पर तो ये आपको मिल रहा है। अब दूसरे स्थान पर अगर आप गौर करेंगे तो अब ये ऊपर जाएगा, तो ये वाले स्थान की आकृति यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में सी और डी में तो इसको रखा ही हुआ है। इसके बाद जब ये दूसरे स्थान वाली आकृति तीसरे स्थान पर आ रही है, तो इन तीनों में से जो बना है सिर्फ प्लस का निशान ही आ रहा है, और यहाँ पर देखिए इस आकृति में प्लस का निशान ही आ रहा था और चीज़ें गायब कर दे रहा था, तो सिर्फ प्लस वाला ही आपको लेना है। अगर प्लस वाला लेंगे तो ये डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार बड़े गौर से इसको देखने के बाद ही आपको उत्तर प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार वीडियो क्वालिटी को अच्छे से करके देख लीजिएगा, डी वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए प्रश्न और तर्क में क्वेश्चन दिया गया है, तो तर्क बताना है आपको कि तर्क में से आपको कौन सा तर्क मजबूत लग रहा है। अब प्रश्न में लिखा गया है, क्या शेरों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? क्या आपको सही लग रहा है? तर्क पहला कहा गया हाँ, शेरों के शिकार में बहुत अधिक धन लगता है। दूसरा नहीं, शेर के शिकार पर प्रतिबंध का कोई लाभ नहीं है। अब अगर तर्क की बात करेंगे तो आप प्रतिबंध होना चाहिए, इसको तो हाँ में आप सही करेंगे, लेकिन हाँ में इसने कहा है शेरों के शिकार में बहुत अधिक धन लगता है, तो इस कारण से ये तर्क आप नहीं सही कर सकते। बाकी हाँ में तो आप जवाब देंगे, लेकिन जो आगे बातें लिखी गई हैं उससे आप संबंध नहीं रखते हैं। नहीं, शेर के शिकार पर प्रतिबंध से कोई लाभ नहीं है। भाई लाभ क्यों नहीं है? अगर आप बड़े जानवर को नहीं बचाएंगे तो छोटे जानवर जो हैं वो आतंक मचा देंगे। इसलिए जो हमारा सर्किल है, फूड चेन बनी हुई है, जब तक बड़ा जानवर बचेगा नहीं तो छोटे वाले इतने उत्पाद मचा देंगे कि नीचे वाले को रहने नहीं देंगे। इसलिए बड़े जानवर को बचाएंगे तो एक सर्किल चल रही है खाने की, कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, तो एक प्रकार से जो फूड चेन है हमारी वो सुरक्षित रहेगी। तो ना तो पहला मजबूत है ना तो दूसरा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए श्रृंखला आपको दी गई है, 1 2 3 4 पद हैं, 5वां 6वां पद आपको बताना है। चलिए समय लीजिए, वीडियो को रोकिए और करने का प्रयास करिए। देखिए अब आप समझिएगा, जेड का स्थान कौन सा होता है? 26 स्थान पर जेड होता है। वी किस स्थान पर होता है? 22वें स्थान पर। तो 4 यहाँ पर से कम किया गया। आर कौन से स्थान पर होता है? 18। फिर से 4 कम किया गया, फिर से 4 कम करेगा तो फिर से आप 4 कम करिएगा। एन होता है 14 नंबर पर, 4 कम करेंगे 10 आ जाएगा। इसका मतलब जे से स्टार्टिंग होगी, सी वाले ऑप्शन को सही करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से ज़्यादा नहीं तो 10 सेकंड में आपका प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग किसी ऑप्शन में नहीं किया। उसी प्रकार से एक्स का मिला लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को मिला लीजिएगा, यही उत्तर आपको प्राप्त होगा। तो आगे समझाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपके लेटर बढ़ रहे हैं वैसे आपको समझ करके तुरंत पहला पद अगर मिल रहा है तो आगे बढ़ सकते हैं आप। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए फ्रेंच, स्पेनिश और जापानीज भाषा बोलने वाले लोगों को दर्शाया गया है और आपसे पूछ रहा है तीनों भाषाएं
फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन का अध्ययन करने वाले टोटल छात्रों की संख्या आपको बतानी है। अब वेन डायग्राम आप सही से समझ रहे हैं तो ये फ्रेंच है, ये स्पेनिश है, ये जापानीज है, ठीक है। अब तीनों जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो छात्र कौन से हैं, जो तीनों गोलों के बीच में होंगे। ये 4 छात्र ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से आप तीनों के बीच में होगा उसी को आपको लेना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको आपको मैराथन चलाना है और ये पूरा प्रश्न पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। इसको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा की ओर चलाना स्टार्ट करिएगा और उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए हम भी क्या करते हैं, आपके साथ प्रश्न पढ़ते जाते हैं और इसका उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तुमको मालूम होना चाहिए, इधर पूर्व होता है, इसके अपोजिट में पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो एक्स को ए बिंदु से हम दौड़ाना स्टार्ट करेंगे, तो मतलब हम यहाँ पर से बीचों बीच से इसे दौड़ाना स्टार्ट करेंगे। आप क्या कह रहा है, ए बिंदु से मैराथन स्टार्ट करता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो हम लोग ए से स्टार्टिंग करते हैं, उत्तर की ओर इसे ले जाते हैं 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर ले जाएंगे तो बी बिंदु पर पहुंच जाएगा। उसके बाद दाईं ओर मुड़ाना है और 6 किलोमीटर दायां ओर इधर होगा, 6 किलोमीटर सी स्थान पर पहुंच जाएगा। इसके बाद दायां ओर मुड़ाना है 8 किलोमीटर, तो दायां ओर मुड़ाएंगे नीचे की ओर आएगा, 5 तो ये बगल में है, 3 और चलाना पड़ेगा, 8 किलोमीटर हो गया, पहुंच जाएगा डी में। इसके बाद दायां ओर मुड़ाना है, 10 चलाना है, ऊपर तो 6 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 4 और चढ़ेगा तो ये पहुंच जाएगा ई स्थान पर। इसके बाद फिर से दाएं ओर 6 चलाना है, 3 तो इसके बगल में हो गया, 3 और चला देंगे हम लोग यहाँ तक, तो अब पहुँच जाएगा ये एफ स्थान पर, ठीक है। एफ स्थान पर अगर ये पहुँच गया तो फिर क्या करें, दाईं ओर मुड़ा करके 1 किलोमीटर चलाना है, दायां ओर मुड़ाएंगे 1 किलोमीटर चलेगा, अब पहुंच जाएगा एफ के बाद ये जी स्थान पर, ठीक है, जी स्थान पर पहुंच गया। इसके बाद ये क्या कह रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है, दायां ओर उसके नीचे होगा, 3 किलोमीटर मतलब बराबर चलेगा और पहुंच जाएगा एच स्थान पर। तो अब यहाँ पर से खत्म हुई पारी, एच यहाँ पर होगा। अब क्या कह रहा है, एच और बी के बीच की दूरी ये समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर आपको चित्र नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कॉपी में बनाएंगे तो स्पष्ट आपको नजर आएगा। अब देखिए इस यहाँ पर का अगर आप देखेंगे, पाइथागोरस में आपको कर्ण निकालना है, ये दूरी 5 है और नीचे वाले में देखिए इसने 1 चलाया है तो ये 3 बचेगी, ये 3 और 5, 5 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कर्ण निकल कर आ जाएगा 25 और 9, 25 9 34, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। हमने आपको सिर्फ दिशा बताई है, सवाल तो देखिए आप ही करना है, हम आपको बताते हैं कैसे लगेगा। और अगर आपको यहाँ पर चित्र में स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो कॉपी पेन उठा करके अच्छे से बना करके इसे समझ सकते हैं। हमने जिस डायरेक्शन में चलाया है उसी डायरेक्शन में आपको भी चलाना है। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है, अगली आकृति आपको बतानी है, इन 4 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आसान सा क्वेश्चन है, नहीं आ गया तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वैसे ज़्यादातर लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसके सारे उत्तर बता देते हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये 28 क्वेश्चन थे और मेरी आशा है कम से कम आप इसमें से 25 क्वेश्चन करने का प्रयास करें। अगर 25 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी रीजनिंग जो है अच्छी करने का प्रयास करिए। एग्जाम जल्दी आपका लगने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो जुलाई से स्टार्टिंग होने वाली है, तो उसके पहले तक आपको 28 में 28 करना सीखना होगा। तो अभी मैं आपको 25 करने के लिए कह रहा हूँ, जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो आपको 25 में 25 भी करने होंगे, ठीक है। प्रयास करिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर किया करिए, ताकि हम लगातार आपको वीडियो देते रहें। अगर आप देखेंगे नहीं तो वीडियो बनाएंगे कैसे, तो देखने का प्रयास करिए, लाइक करिए, और जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने ये 10वां वीडियो आपको कराया है, इसके पहले भी 9 वीडियो कराए हैं, उनको भी अगर आप जाकर के देखेंगे, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जाकर के प्रैक्टिस करिए। और अब की बार आपको सरकारी नौकरी लेनी है, इस लक्ष्य के साथ ही मैं आपको वीडियोज करा रहा हूँ। हाँ, आपको NTPC के भी वीडियो करा रहे हैं, ग्रुप डी के वीडियो करा रहे हैं, दोनों वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, इसका उत्तर दीजिएगा और कितने प्रश्न कर पाएँ वो आप बता सकते हैं।